फिस्कल डेफिसिट किस बला का नाम है? करंट अकाउंट सरप्लस हो तो मईशत पर असरात क्या मुरतब होते हैं? फॉरेन रिजर्व्स तगड़े हो जाएं तो इकोनॉमी का ग्राफ बेहतर कैसे होता है? अफरात ज़र किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट के बढ़ने या फिर इंपोर्ट्स के कम होने से तरक्की की रफ्तार कैसे मापी जाती है? जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है? और मिजरी इंडेक्स बुलंद हो जाए तो आम आदमी की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? नाज़रीन, आम आदमी इससे नाआशना है। आम आदमी की मुआशी तरक्की और खुशहाली का पैमाना बड़ा ही सादा है। जब आटा 35 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो मिले, घी, चावल और दालों के नर्क 200 गुना बढ़ जाएं या फिर मटर और टमाटर 250 रुपए किलो हो जाएं, तो आम आदमी को सब समझ आ जाता है कि मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। मुआशी अशारियों की बुलंदी और ग्राफ की बढ़ोतरी इकोनॉमिस्ट के लिए है। आम आदमी तो बस ये समझता है कि 2 वक्त की रोटी कितनी आसानी से मुयस्सर हो रही है उससे। चीनी बहरान में माफियाज ने कैसे अरबों खरबों का हाथ मारा, गंदम बहरान से निजात के लिए गंदम इंपोर्ट करने से आटे के नर्क कैसे बढ़ गए। ये मसला अवाम का नहीं कि अगर उनके इन बहरानों का वजीर आजम को इल्म नहीं, जो कि आज एक बार फिर लग यूं ही रहा था, तो यकीन मानिए कि आम आदमी को खाक पता होगा। वजीर आजम आज लाहौर में फरमा रहे थे कि मईशत मुस्तहकम सिमत में गामजन हो चुकी है और खुदा करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो। लेकिन जनाब वजीर आजम, जनूबी पंजाब के इस गरीब अल्लाह दित्ता को कौन यकीन दिलाएगा कि जिसके बच्चे के दूध का एक डिब्बा 650 से 950 रुपए हो चुका है? उस बेवा को कौन यकीन दिलाएगा कि मुआशी इशारिये मजबूत होते चले जा रहे हैं, जो रोज़ाना 130 रुपए में 1 किलो आलू खरीद रही है? उस नादार मुलाजिम को कौन यकीन दिलाएगा कि मईशत तवाना हो रही है, कि जिसकी बच्ची की शादी इसलिए रुक गई कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उसकी तनख्वाह में यके बाद दीगरे 3 कट्स लग चुके हैं? उस बेरोजगार को कौन यकीन दहानी कराएगा कि मईशत तगड़ी होती जा रही है, कि जिसे इसलिए इदारे से निकाल दिया गया कि इदारे की अपनी मुआशी हालत ख़राब है? जनाब वज़ीर आज़म, आपकी नीयत पर शक नहीं बल्कि आपकी तब्दीली के वादों पर भी कोई शुबा नहीं। लेकिन अब तो अवाम उस तब्दीली को भी भूल गए हैं कि जिसमें बैरून मुल्क से लोगों ने आकर यहाँ मुलाजमत करना थी। लोग उस वादे को भी फरामोश कर चुके हैं कि जहाँ हमने IMF के मुंह पर कर्ज दे मारना था। यकीन कीजिए वज़ीर आज़म साहब, लोग सब भूल गए हैं, क्योंकि पेट की आग ने उनकी याददाश्त मफलूज कर दी है। और ये वही आग है जो PDM के जलसों को भी तगड़ा करती जा रही है। और आप अभी तक अपोजिशन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कोरोना में PDM को जलसा करने दें या ना दें, चोरों को NRO दें या ना दें, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म, आवाम को महंगाई से NRO ज़रूर दे दीजिए। आज इसी हवाले से बात करेंगे कुछ धोरे मेयार और डबल स्टैंडर्ड्स का भी जिंदगी है कि जिसकी जद में और इस पोलराइजेशन की जद में सिर्फ अब पॉलिटिशियंस ही नहीं, सहाफ़ी भी आ चुके हैं। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमें तहरीक इंसाफ की जानिब से हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो फरमा दीजिएगा सर कि टू बिगिन विद इतनी ज़्यादा बदएतमादी, इतनी ज़्यादा लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, इतनी गंभीर सूरत हाल के अंदर एक पहल की, एक इनिशिएटिव लिया स्पीकर नेशनल असेंबली में, लेकिन अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। तो पहले तो ये बता दीजिए कि बॉयकॉट क्यों और क्या वाकई अब किसी भी स्टेज के ऊपर हुकूमत के साथ नहीं बैठा जा सकता? देखिए, इसका जवाब तो आज वजीर आजम ने खुद दे दिया। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये कहा था कि ये कोताही है अगर आप किसी भी वक्त स्पीकर साहब के साथ बैठे, क्योंकि इससे पहले स्पीकर साहब ने जितने भी इजलास बुलाए हैं जिसमें PTI और अपोजिशन ने शिरकत की है, उसके 3 दिन के बाद वफाकी वुज़रा की एक पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है कि ये हमसे NRO मांग रहे थे। और ये देखें, और आज की दावतनामा और वजीर आजम का बयान आज जो उन्होंने कहा है कि ये NRO मांग रहे हैं, इनको NRO नहीं मिलेगा, ये जलसे जितने मर्जी करते रहे, मैं इनको NRO। अभी तो बात भाई शुरू भी नहीं हुई थी तो आपने दोबारा से गर्दान NRO की शुरू कर दी। इसका मतलब है कि अगर हम आपके साथ बैठे किसी भी फोरम के ऊपर किसी भी वक्त तो हम NRO मांग रहे हैं, और अगर हम NRO नहीं मांग रहे तो हुकूमत हम पे तकरीबन मुकर्रर कर रही है कि हम किसी भी सूरत हुकूमत के साथ किसी फोरम पे नहीं बैठे, क्योंकि उसका मतलब NRO होगा। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब को ये अपने जहन में ले आना चाहिए कि वो किस मुल्क के वजीर आजम। पहले तो ये फैसला कर लें कि वो PTI के वजीर आजम हैं या पाकिस्तान के वजीर आजम, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान
के वजीर आजम हैं तो फिर तो उनको तमाम ऑपोजिशन को, पार्लिमानी निजाम को साथ लेके चलना होगा। और अगर वो ये कहें कि हमसे बात करोगे तो तुम चोर हो और तुम्हारी माँ भी चोर है, तुम्हारी बेटी भी चोर है, अगर ये गुफ्तगू फरमानी है तो फिर हम किस तरह गुफ्तगू करें इनके साथ, बताइए आप मुझे। आज उन्होंने कहा है कि ये अनारोध मांग रहे थे, आज वो कह रहे थे। हुमायूं साहब, इस तरह कैसे पहल की जा सकती है? आपकी हुकूमत को डबल एज स्वॉर्ड का सामना है, सिर्फ कोविड से नहीं आपने निपटना, रूरल इन्फ्लेशन देही इलाकों में 17.7% बढ़ चुकी है, नेसेसिटीज जो है, आम अशिया जो हैं वो लोगों की दस्तरस से बाहर होते चले जा रहे हैं। सो ये मैं फिगर्स भी कोट कर रही हूँ, ये आपके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हैं सर। सो ये जिन माफियाज का जिक्र वजीर आजम आज भी कर रहे थे, एक तो मालूम पड़ता है कि उनको अभी भी उतना ही पता है जितना हमें पता है या किसी को सड़क के ऊपर पता है, वो उससे ज्यादा कोई खबर नहीं रखते। अभी भी वही माफियाज का जिक्र है ऑलमोस्ट 3 years into योर गवर्नमेंट। एंड इतनी बड़ी क्राइसिस, एक वर्ल्ड पेंडेमिक की मौजूदगी में थोड़ी सी लचक नहीं ला सकते आप लोग कि इंगेज कर सकें हिज़्ब इख्तिलाफ को? लचक नहीं, रिस्पांसिबिलिटी जी। जो एक्चुअल इक़दामात हमें करने थे कोविड को हैंडल करने के लिए, वो हमने ऐसन तरीके से किए हैं। मुल्क की इकॉनमी कोलैप्स नहीं की। दुनिया के आप ममालिक देख लें, उधर इन्फेक्शंस का क्या हाल है और इकॉनमी का क्या हाल है। बल्कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में एक डे मनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो डिस्कस की जाएगी। नंबर 1, हम आगे भी तैयार हैं। ये जो स्पाइक है दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसको हैंडल करने के लिए, लोगों की हिफाजत करने के लिए, लोगों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपनी इकॉनमी बचाने के लिए। नंबर 1, हमने दुनिया ने तस्लीम किया है जिस अच्छे तरीके से जो इकॉनमी बहुत बुरा हाल था 2018 में, उसको हैंडल किया है। वो बहुत बहस हुई है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे ये बताइए कि ये जो PDM की मूवमेंट है, इसमें ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए है, इसमें क्या पैगाम या मनसूबा बंदी या आइडियाज दिए जा रहे हैं इन जलसों में कि जिससे अवाम की हालत या मुल्क की हालत? मैंने इब्तिदाइये में भी कहा कि जो आग लोगों के पेट में भड़क रही है वो इनकी PDM को भी फ्यूल कर रही है। जब आप लोगों की फलाह बहबूद का इंतजाम नहीं करेंगे तो इधर ही आएंगे ना लोग। बड़ा मुश्किल हो जाता है जी कि अगर आप खुद ज्यादा बात करें और बुलाने वाले को कम कराएं। मेरी तरफ बात सुन लीजिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बस। नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग जब मैं बात खत्म कर लूं तब की जाती है ना जी। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे एक मंसूबा बता दीजिए सवाए 26 नुकात में कि जी महंगाई बहुत है। इन्होंने को आइडियाज दिए हैं। इनके आइडियाज क्या हैं जी? हम सबको मालूम है इनके क्या आइडियाज है। हम सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब का जो धड़ा है वो दबाव डाल रहा है, जो जुडिशरी ने इनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है और वो मुल्क में वापस बुला रहे हैं। और जुडिशरी के अहकामात में हमारी हुकूमत जो कोशिशें कर रही है दुनिया के कानून के मुताबिक, क्योंकि उनकी बेल कैंसिल हो चुकी है वापस आने के लिए। मरियम साहिबा सब जानते हैं मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। इनका जो दूसरा धड़ा है वो आपस में धड़ों की आपस में लड़ाइयां इस वक्त हो रही हैं। ये तो ऐसे चल रही है। 20 सितंबर को कहा गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना करे, और चंद हफ्ते बाद कहा गया कि हाँ जी हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड के इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसको गिरा दिया जाए। कौन गिराएगा इमरान खान की गवर्नमेंट को? क्या मुराद था ये कहने का कि इमरान खान की गवर्नमेंट अगर गिरा दी जाए तो हम बात करने को? भाई आप गिराएं जाके असेंबली में, अगर आपके पास नंबर हैं। ये इतनी सी मसला है। बात सारी अवाम की जाती है, अंदरूनी बात इनकी अपनी सियासतें होती हैं। सर मसला ये है, अगर बल्कि मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप दोनों बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हुमायूं साहब आप तो फॉर डेकेड्स आपकी खानदान सियासत में रहे। सेनेटर साहब, you might be relatively new compared to him, but I think what you probably lack in experience you make up for by being alert and reading and being abreast of things. ये माफियाज हैं कौन? क्योंकि वजीर आजम साहब को तो अभी तक नहीं मालूम 3 years into his government के माफियाज, चीनी बहरान, आटा बहरान, तहकीकातें हो गई, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई, बट ये माफियाज ही हैं। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। हमें पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताते थे कि कीमत क्या है चीनी की, वही बेच रहे हैं, वही बताते थे कीमत क्या है, और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है। और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है, और जब कम होती है कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के
महंगाई की जाती है। और गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। जी मुसद्दिक साहब, ये माफियाज हैं कौन जिन्होंने अंदाजे लगाने होते हैं? वो सेक्रेटरी फूड तो धड़ाधड़ ऐसे तब्दील हो रहे हैं पंजाब में कि जैसे कि आई मीन देयर इज नो लिमिट, इट डज ब्यूरोक्रेसी की तो तब्दीलियां ही कमाल हैं। फूड सेक्रेटरी अनटू इटसेल्फ अगर कोई ओहदा ऑफर करे, मुझे नहीं लगता आप कोई लेना चाहेगा। कौन है ये माफियाज, कैसे पता लगेगा कौन बेनकाब हुआ है? देखिए, तो मैं आपको जरा एक सेकंड सिर्फ मैं हुमायूं भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने जैसे कहा कि हुमायूं भाई का एक्सपीरियंस भी है और बड़ी एतदाल से बात करते हैं, और मेरे तो खैर दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं, तो बड़ा इनका एहतराम है मेरे दिल में, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि अभी उन्होंने जो पूरी बात की है उसके बाद बताइए कि हम इनके साथ किस तरह कोरोना पे बात कर सकते हैं। अगर मुल्क में जंग हो जाए और कश्मीर में वाकई जंग हो जाए तो वजीर आजम अगर मुल्क के होते तो सबको लेकर साथ चलते, मगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आके ब्रीफिंग दी। अगर एक आईनी मामला हल करना है गिलगित बल्तिस्तान का, तो अगर वो मुल्क के अपने आप को वजीर आजम समझते तो खुद आते और हमें समझाते कि कश्मीर के मुकदमे पे क्या फर्क पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी कैसे होगी, उनको हकूक कैसे मिलेंगे। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आके मीटिंग दी। अगर किसी बात पे हमने रिफॉर्म करनी होती है तो वो स्पीकर साहब को आगे कर देते, तो स्पीकर साहब को वजीर आजम बनाते। अरे भाई, जिसको आप सर आर्मी चीफ को तौसी देने के लिए खुद आए थे वजीर आजम, वो तौसी तो आपने अनकंडीशनली दे दी। बाद याद आया कि सारे गमों का उस मुझे नहीं याद पड़ता कि वजीर आजम की सरबराही में कोई कमेटी हुई हो जिसमें बैठ के इवन तौसी की भी बात हुई। ये आप तौसी के ऊपर तो हमें क्रिटिसाइज कर सकती हैं और उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि ये किस मुल्क के वजीर आजम के हैं? स्वीडन के हैं, डेनमार्क के हैं। चलें, अब इस बात को साइड पे रखते हैं। अब मैं आता हूं वापस ये जो आप जिस चीज पे बात कर रही हैं, और मैं जाते जाते ये भी बता दूं, ये जो अभी तारीफें हो रही हैं हुमायूं भाई कर रहे थे, सही होती होंगी, लेकिन आज की तारीख के अंदर जिस मुल्क की ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, वहां पे पॉजिटिविटी रेट यानी जिन लोगों को टेस्ट किया जाता है उनमें जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं वो है 7%, और भारत में है आज की तारीख में 4%, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई और अबू धाबी के अंदर है 1%। ये है कामयाबी जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन चलें इसको पार्क करें, मैं आपकी बात आता हूं वापस। अब आप मुझे बताइए, इस मुल्क में कारोबार होता है, इस मुल्क में पहले भी कारोबार हो रहा था। ये मुल्क 6% पे 5.7-8% के ऊपर तरक्की कर रहा था। एक साल के अंदर 1.9 पे गिरा, और अगले साल कोरोना से पहले 1.9 पे था, और अब कुछ लोगों का ख्याल है -0.4 पे है, और कुछ लोगों का ख्याल है -1.5% पे है। आप मुझे बताइए कि ये किसने किया है? ये किसी माफिया ने किया है? मुल्क का जीडीपी होता क्या है? किनको माफिया कह रहे हैं? कि चीनी का कारोबार करने वाले लोग माफिया है? चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं होती, हुकूमत की रेगुलेटरी पॉलिसी ठीक नहीं, हुकूमत की इंपोर्ट पॉलिसी ठीक नहीं, हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी ठीक नहीं, हुकूमत की मॉनेटरी पॉलिसी ठीक नहीं। जब चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो कहते हैं माफिया है। अब तो मुसद्दिक साहब वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है। वजीर आजम का कहना है कि जी, एंड दिस विल, आप बात खत्म कर लें बिकॉज दिस विल फ्लो इनटू द नेक्स्ट बिग इशू। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि चीनी वाले भी माफिया निकले, फिर पता चला आटा महंगा हो गया, तो बजाय इसके कि हुकूमत खुद जिम्मेदारी ले, जिस तरह ऑपोजिशन को कहते हैं ये चोर हैं, उन्होंने कहा आटे की मिल वाले भी चोर हैं। चले ये भी मान लेते हैं कि चीनी की मिल वाले भी चोर हैं, आटे की मिल वाले भी चोर हैं। तो फिर दवाइयों की कीमत 550% बढ़ गई, खुद बढ़ाई, काबीना के फैसलों में बढ़ाई, और उसके बाद बोला कि दवाई वाले भी चोर हैं। फिर कहा स्कूल वाले भी चोर हैं। फिर बोला कि ये जो अस्पताल हैं ये भी चोर हैं। फिर पेट्रोल पंप के जखीरा अंदोज भी चोर हैं। फिर बोला बिजली पैदा करने वाले भी चोर हैं। आप मुझे बताएं, चोर कौन नहीं है इस मुल्क में? इस मुल्क के सियासतदान चोर हैं, इस मुल्क के अंदर जो लिखारी हैं वो चोर हैं या वो गद्दार हैं, इस मुल्क के अंदर जो है उन पे सेडिशन के केसेस हो रहे हैं, इस मुल्क में हर कारोबार करने वाला आदमी माफिया है। तो फिर जीडीपी अगर मंफी में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? और जरा पूछिए, हुमायूं भाई बताएंगे कि क्या कारोबार करना चोरी करना है, क्या कारोबार करना माफिया है? और अगर हर बंदा माफिया है जी, तो बताइए ये तमाम हाँ। वाले आपके दाएं बाएं
रखे हुए हैं। आप दाएं देखें तो चीनी, बाएं देखें तो आटा, पीछे देखें तो पेट्रोल, सामने देखें तो आईपीपीज। तो फिर ये चोर आपने साथ क्यों बिठाए हुए हैं अगर ये वाकई चोर है? हुमायूं साहब, मेरे हिस्से के सवाल तो सेनेटर मुसद्दिक कर रहे हैं, तो आप जवाब ही दे दीजिए पहले। जी, मैं जरूर दूंगा। देखिए, जहां तक शुगर सेक्टर का मामला है, उसमें एक कुछ रिपोर्ट्स थी जिनमें कुछ लोगों की निशानदेही की गई थी, और यह मामला अब अदालतों में है, वो जो लोग निशानदेही हुई थी। और वो मैं सब जुडिस मामला पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिग्निफिकेंटली जब से शुगर मिल्स की क्रशिंग शुरू हुई है, 12 रुपए के करीब चीनी की कीमत कम हुई है, और जो चीनी इंपोर्ट की गई है वो लाहौर में 83 रुपीस पर किलो के हिसाब से बिक रही है। तो ये कीमतें कम हुई हैं, आटे की कीमतें भी कम हुई हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मोटी सी बात करूंगा, बहुत ही इकोनॉमिस्ट वाली बात नहीं करूंगा, कि एक तो जब सडन डिवैल्यूएशन होती है, ऑब्वियसली 40% के करीब, तो जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है, चाहे वो दालें हो, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, वो महंगे हो जाते हैं। उसके नतीजे में बहुत सी बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद तस्लीम किया है कि सप्लाई साइड इश्यूज, कि चीज पैदा कितनी हो रही है, चीज का स्टॉक कितना है, टाइम पे वो स्टॉक आ जाए। अगर क्रॉप खराब हो रहा है तो टाइम पे बाहर से वो कमोडिटी आ जाए। इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स आए हैं पिछले 2 साल, जो कि जाती इंटरेस्ट लेके प्राइम मिनिस्टर ने सप्लाई साइड को ठीक किया है। उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि चीनी जैसी चीज या आटे जैसी चीज की कीमतें अब कम होना शुरू हो गई हैं। तो सप्लाई साइड को हमने हैंडल अच्छे तरीके से किया है, और सिस्टम्स को इंप्रूव किया है। जो रिपोर्टिंग होती थी उसको इंप्रूव किया है हमने। सर, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स और डिस्टर्ब, वक्फा ले लूं सर या मुख्तसरन करना है? क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, एक वक्फा लेते हैं जनाब। स्टेट बैंक अपनी रिसेंटली पॉइंटेड आउट ये सप्लाई साइड की रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स का, डिस्ट्रप्शंस का जिक्र हो चुका है, जो बकौल हुमायूं साहब उन लोगों ने फिक्स कर लिया है। मगर 58 की चीनी अभी भी 110 की जब बिक्री हो, और मैंने तमाम अशिया का इब्तदाई में जिक्र किया, अशिया ज़रूरियात का, तो ये कन्वर्सेशन जस्टिफाई करना आगे मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिस गोज़ वेरी स्मूथली इनटू द कोविड पेंडेमिक, और उसके ऊपर जो हमारी स्ट्रैटेजी या लैक देयर ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि उसके ऊपर बहरहाल सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ, ये गलत ना होगा कि जितना सेनेटर साहब दिल गिरफ्ता थे मई, जून, जुलाई के अंदर, शायद ही कोई ऑपोजिशन के अंदर से हो, मां सवाए बिलावल भुट्टो जरदारी के। हम दिखा भी सकते हैं आज यकसर तब्दील हुई हुई है पोजीशन। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वही बात दोहराई जो 6 माह कबल वो कह रहे थे कि ना फैक्ट्रियाँ ना बिजनेसेस कुछ बंद नहीं करेंगे, मुईशत को इस तरह धचका लगेगा, आम आदमी जो है वो फाके काट के मर जाएगा कोरोना से लड़ते लड़ते। तो उनका ये भी कहना था कि आज मुल्क की एक्सपोर्ट जो हैं वो फाइनली पिकअप कर रही हैं। आज सियासी क़यादत को इकट्ठा करने की कोशिश भी की गई, मुसद्दिक साहब, किसी ने लबैक ना की, सबने बॉयकॉट किया। आज एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मुईशत को भी संभाला देते रहें और कोरोना वायरस भी इस तरह एक्सपोनेंशियली ना फैले। तो आज आप लोग यकसर तब्दील हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऑल ऑफ अ सडन वो हसासियत खत्म हो गई है, या क्या? मेरा मतलब है कि नंबर्स, टेस्ट और पॉजिटिविटी और जो अम्बात की शरह है वो तो बढ़ती चली जा रही है। दैट इज मोर लीथल एंड मोर डेंजरस देन इट वाज 6 months ago। देखिए, मैं पार्टी के अपने हर फैसले का पाबंद हूं, लेकिन मेरा अपना एक नुक्ता नजर है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मेरा नुक्ता नजर आज भी वही है जो अभी साद रफीक साहब कह रहे थे कि अगर एक मौसर लॉकडाउन की तजवीज लेकर वजीर आजम साहब चले, और वो शकूक जो मिर्जा साहब, जो इनके पुराने वजीर थे सेहत के, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा डेटा जो है वो मशकूक है, यानी हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं होता जो हम रिलीज करते हैं, उन तमाम इबहाम को खत्म किया जाए, ऑपोजिशन को एनसीओसी के साथ बिठाया जाए। सिर्फ वजीर आला को नहीं, 11-12 जमातें अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके लीडरान को बुलाया जाए, क्राइसिस के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनको डेटा दिखाया जाए, उनको समझाया जाए, और फिर प्लान दिखाया जाए कि ये एक मौसर लॉकडाउन है
तो मेरे ख्याल में हम लॉबी भी करेंगे, मैं लॉबी करूंगा अपनी पार्टी के साथ, और वो शायद मान भी जाए, शायद ना माने, मगर शायद मान भी जाए। लेकिन जब आप करें ये कि एक ही दिन में जमात इस्लामी को इजाजत दे दें, एक ही दिन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो पीटीआई की है, जमात इस्लामी के जलसे को दे इजाजत और पीडीएम को ना दे इजाजत, एक ही दिन के अंदर मिनटों पाक में, अल्लाह मगफरत फरमाए और इसाले रूह के लिए हम रोज दुआ गो हैं। मौलाना जो रिजवी साहब का इंतकाल हुआ, खादिम रिजवी साहब का, उनके जनाजे के लिए 10-15 लाख लोगों के लिए इजाजत दे दी जाए इकबाल पार्क में, और उसी 2 दिन के अंदर अंदर जो लाहौर का जलसा है उसको कैंसिल करके उसकी इजाजत मंसूख कर दी जाए। आप इनकी नफरतें या इनका बोग्स या इन एक सेकंड नहीं, सर, नफरत नहीं है, नहीं, ये चले कह लिया, ये दोहरे में आ रहे हैं, इनके दोहरे में आ रहे हैं या ना अहल ने कम में है सर, मगर आप अवाम पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये ना सर, एक सेकंड, मुझे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप ही से जवाब है सर। ये आपने कहा मैं अपनी जमात में लॉबिंग करूंगा, क्या आप अपनी जमात में आईना दिखाने के लिए भी या पीडीएम के प्लेटफॉर्म को आईना दिखाने की भी जुर्रत रखते हैं सर? क्योंकि अल्लाह जन्नत नसीब करवाए, मरियम बीबी की दादी के कुल के लिए कोई भी इनवाइटेड नहीं है, इट्स अ क्लोज डोर इवेंट कुल के लिए। उसी तरह बख्तावर को अल्लाह मैरिटल ब्लिस दे, मे शी फॉरएवर बी हैप्पी इंशाल्लाह ताला, मगर उस बड़ी तकरीब के लिए कोविड टेस्ट नेगेटिव 24 आवर्स पहले स्कैन रिपोर्ट जाएगी तो लोग दावत आएंगे, वरना मास्क के लिए कम वन कम ऑल वाली थेरी है। सो जो लॉबिंग कर सकता है वो यकीनन आईना दिखाने की भी जरूरत रख सकता है ना। आप इनका इनसे जो भी आपके सेंटिमेंट्स है अवाम पे क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि जो आप बात कर रही है ना, वो मुझे उससे थोड़ा सा एतराज है। वो एतराज ये है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि हुकूमत के पास मौसर लॉकडाउन की पॉलिसी नहीं है, तो लाहौर के आप किसी मॉल के अंदर चले जाएं तो हजारों लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फिर रहे हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, बाहर पार्क में नहीं फिर रहे, बाहर किसी जलसा गांव में नहीं है, लोग घूम रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। जब मस्जिद नबी बंद तो आपको भी परवाह नहीं, लोगों की 1.25 करोड़ वोट तो आप सब भी लेकर आए ना सर। तो सुन लें, आप अगर मेरा मुकदमा तो दायर कर लेने दे, फिर आप मुझ पे कर लीजिएगा मुकदमा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक मौसर पॉलिसी, अगर ये मुल्क हो, बनाना रिपब्लिक ना हो, और इसके वाकई वजीर आजम हो और अपने आप को स्वीडन का वजीर आजम ना समझते हो, तो ऑपोजिशन को बिठाएं, उनको डेटा दिखाएं, तो क्यों नहीं हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन जब आप कहें कि मेरे साथ बैठेगा ना तो मैं तुझे कहूंगा चोर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख के अंदर अगर आप आज या कल में जाती, तो जाती उम्रा में लोग जा रहे हैं और कई 100 लोग जा रहे हैं, एहतियात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम एहतजाज भी करेंगे और एहतियात, और मेरी यही इल्तिजा भी होगी और मैं गुजारिश भी करूंगा और तजावीज भी रखूंगा अपनी पार्टी के सामने कि हम किस तरीके से एहतियात और एहतजाज को इकट्ठा लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपने पहला मेरे पास, आई एम सॉरी, पहला हिज़्ब इख्तिलाफ की शख्सियत आई है जो इतनी बैलेंस बात कर रही है। अगर आप जनाजे में शिरकत करना चाहें तो जनाजे के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, जो आपने अभी कहा है। हाँ, अगर वो कुल अपना जाती फैमिली का अफेयर बनाना चाहते हैं तो जरूर है, आप तशरीफ लाइए जनाजे में। मुझे अगर आपका जी चाहे, किसी को नहीं रोका गया, किसी से एहतजाज और एहतियात दोनों जरूरी हैं। देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि ये तो आप में से कोई नहीं कह सकता कि आपके लीडरान को लगता है, पहले शुरू में चंद दिन कबल कहा जा रहा था कि स्टैट्स ही सही नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं, हमें इनके ऊपर बिलीफ नहीं है। अब तो आप स्टैट्स में कहीं ना कहीं तो आपकी लीडर बिलीव करती है सर, वरना ना बख्तावर बीबी की शादी इस तरह हो रही होती जिधर 24 घंटे के पहले PCR टेस्ट नेगेटिव स्कैन करके ईमेल करने पड़ते, ना ही इधर कुल को भी एक क्लोज इवेंट बनाया जा रहा होता। तो कहीं ना कहीं जरूरत है। मसला ये जिस एहतियात का जिक्र सेनेटर मुसद्दिक कर रहे हैं ना, वो आप लोगों की क़यादत के लिए वो एहतियात इतनी है और जिधर अवाम मौजूद है ना वो एहतियात इतनी है। ये मसला है सर, अपने लिए एहतियात इतनी है कि तमाम तर पॉसिबल चीजों को टिक ऑफ कर लिया जाए, अवाम के लिए करोड़ों लाखों लोग आ जाएं जी, मास्क पहन के आए, देखी जाएगी। ये एक नया शुरू कर दिया गया है अवाम का और खास का। आपका ख्याल है कि ये जो लीडर तकरीरें करते हैं, ये घरों से बैठकर तकरीरें करते हैं, ये उस अवाम के अंदर मौजूद नहीं होते, एक स्टेज पे मौजूद होते हैं जिधर मैक्सिमम 50-60 बंदा होता है सर। आप बात सुन रहे हैं, 50-60 नहीं होते ना, आप जलसों में जाकर तो देखें क्या बन रहा होता है। सो दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि शादियां आम हालों के अंदर नहीं करने देंगे, ओपन एयर करने देंगे, जिसका मतलब ओपन एयर खतरा कम है। ये एक एस्टेब्लिश हुआ ना फैक्ट है। तो अब हम कौन सा हालों के अंदर कर रहे हैं, ओपन एयर में कर रहे हैं।
ओपन एयर में जब जनाजे हो सकते हैं, जब शादियां हो सकती हैं, तो जलसे क्यों नहीं? मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं, बिकॉज आपकी जमात से चौधरी साहब बड़ा इख्तलाफ आया है मेरे ऊपर। मैंने जो ट्वीट की वो वायरल हो गई, ठीक है? आपकी आवाज बड़ी कम है, मेरी आवाज ऊंची करें दी। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, कौन किस तरह शादी करता है, क्या उसके इंतजामात चूज करता है, किस लेवल स्केल पे करना चाहते हैं, उससे मेरा कोई मसला नहीं है। शादी पे गया हूं, वो हाल की आप बेशक ओपन एयर करें सर, मैं दोहरे मेयार की बात कर रही हूँ। अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए आप कोरोना टेस्ट को कहते हैं नेगेटिव यकीनी बनाओ तो आओगे, अटेंडेंस कंपलसरी है, जरूरी नहीं, लाजिम है। कैंसिल कर दिया है, आप फैमिली फंक्शन हो रहा है, वो भी आपका मसला हल कर। चलें, ये बड़ी खबर है, ये तो सर तब्दीली है ना, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये बात कीजिए ना फिर आगे। मतलब हमने वो मसला वो इसलिए कि जरदारी साहब कंपैरेटिवली वो वल्नरेबल है, पता है सबको, सारी दुनिया को पता है। वो हार्ट के पेशेंट है, वो शुगर के पेशेंट है, तो उनका जो इश्यूज है वो प्रॉब्लम, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं तो सिर्फ उनके लिए एडवोकेट कर रही थी सर। चौधरी साहब, मंजूर साहब, जो मुल्तान के अंदर लाखों लोग नहीं करोड़ों आएंगे आपके जलसे में इंशाल्लाह, अल्लाह ही खैर करे। मगर सर मैं उनके लिए कह रही हूँ, उनके खानदानों में भी हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके खानदानों में भी लोग जो है डायबिटिक हैं, शादियों में और जनाजों में जाते हैं, उनके भी तो खानदान है, सबके हैं। इसीलिए लोग लीडरशिप की तरफ देखते हैं रहनुमाई के लिए। सर ये गुजारिश है, ओपन एयर में खतरा अगर कम है, गवर्नमेंट ये कह रही है, तो हम ओपन एयर कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट तो 300 लोगों का भी कह रही है, फिर आप कहें पंडाल में 300 से ज्यादा बंदा नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाए। जी, आप पंडाल में फिर 300 बंदे से ज्यादा को ना आने देना, हुकूमत तो ये भी कह रही है, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाए। 300 बंदे भी अगर एसओपी पे ना अमल दरामद करें तो बात तो वही आपने करनी है, वरना हुकूमत कह रही है FIR काटेंगे आप लोगों के खिलाफ। तो काटे, वो उनका काम है FIR काटना। खुद वो अभी फिरदौस आशिक अवान ने जलसा किया है, उसपे तो कोई FIR नहीं। फुटबॉल खेली है और गंडापुर ने जलसा किया है, दोनों के ऊपर कटनी चाहिए। मैं कल यही कह रही थी। हाँ। हमारे ऊपर FIR है, हमारे ऊपर तो गुजरांवाला के जलसे की भी FIR है। उससे सबसे पहले हमारे खिलाफ, हमारे एजाज समा के खिलाफ FIR हुई। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ये सर ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजा बात है कि अब आप लोगों ने अपना प्राइवेट फंक्शन भी कम किया है। ठीक है, दैट्स नॉट द इशू। द इशू इज कि वही मेयार रखें। जितनी फिक्र अल्लाह सेहत दे जरदारी साहब को, उनकी और आपको दोस्त बाप की है, उतनी फिक्र अवाम की भी कर लें। सिर्फ इतनी सी बात है। फर्क होता है। एक जो वल्नरेबल लोग हैं, हम मना कर रहे हैं। तो ये जो बेचारे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं पंडाल भरने के लिए, इनके घर में कोई वल्नरेबल नहीं है। बुजुर्ग जितने भी हैं वो हमारे जलसों में तशरीफ ना लाए, नौजवानों को आने दें। सर उनके घर में तो बुजुर्ग होंगे ना, एसिम्प्टोमेटिक या कैरियर्स ऑफ कोरोना वायरस का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? कल कह रहे थे कि कंटेनर दूंगा, खाना दूंगा, आप कह रहे थे कि सर मैं तो कहती हूँ आप अपोजिशन के पास कोई मंशूर नहीं है, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, जलसा नहीं कर सकते। अब शुरू किए हैं तो अब 100 बहाने आ गए। सर अभी तो हम लाइव कवरेज दे रहे हैं। अगर आप घर पे भी बैठ के जलसा और तकरीरें करना चाहें, पूरी दुनिया देखेगी, पूरा पाकिस्तान घरों में बैठ के देखेगा और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करते रहेंगे और आगाही भी देंगे कि कितनी ज्यादा बेज़ौक़ हुकूमत है अगर आप चाहें तो। मगर ये आज मूसा गिलानी को भी अरेस्ट किया गया है और इसको एक फैशिस्ट गवर्नमेंट की निशानी हमायूं साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कहा है और बिलावल साहब ने भी इसको ट्वीट। PDM मुल्तान जलसे के हवाले से सरगर्म अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी इजहार है कि हुकूमत भुखला गई है। बुखलाहट तो है उनकी, पहले जलसे से शुरू होगी थी, कोई इसमें छुपी हुई बात है? उनकी टांगे कांप रही हैं। जी हमायूं साहब, टांगे कांप रही हैं आप लोगों की। हमारी पार्टी ने जी बहुत बड़े बड़े जलसे किए हुए हैं। हम इनके जलसों से कोई इतने मुतासर नहीं। हम अभी भरपूर अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान का, जिसमें PMLN और पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप ने हफ्तों कैंपेन की, इनको हरा के बाहर निकले हैं। तो हमें किसी किस्म की कोई टांग हमारी नहीं कांप रही। ये जरा शक व शुबा दूर कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही कर चुके हैं अभी हाल ही में जो अब कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जब कोरोना पहली दफा आया है तो पूरे मुल्क में अपोजिशन ने कह रही थी कि हमारा लॉकडाउन मुनासिब नहीं है और जो टोटल लॉकडाउन करें, लोग घरों से बाहर ना निकल सकें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, बाजार बंद कर दें। हमारी पॉलिसी और थी जिसको अब दुनिया ने सराहा है, WHO ने सराहा है और उसका कामयाब नतीजे निकले हैं और अभी हम तैयार बैठे हैं। अब इनका ये मुझे जरा मौक़िफ़ समझा दीजिए कि टोटल लॉकडाउन और जलसे करना जो है
ये किस लॉजिक के तहत अब इनको ये सही नजर आ रहा है कि एनसीओसी और एनसीसी, जिसमें सिंध हुकूमत बैठी थी और सिंध हुकूमत उस फैसले में शामिल थी, उनका कोई डिसेंटिंग नोट नहीं आया, अब वो कैसे कह रहे हैं? सर मेरा वक्त खत्म हो गया। हुमायूं साहब आपसे गुजारिश है, क्योंकि सर आज मुसद्दिक साहब कह चुके हैं कि मैं लॉबी करूंगा अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी के अंदर। आपसे भी गुजारिश है सर, आप भी कहीं ना कहीं एडवोकेसी करें कि आपकी क़यादत जो है वो कहीं ना कहीं जाके इनको एंगेज करे मुल्क के वसीतर मुफाद में। खुदा रहे इसको एनआरओ नहीं कहते, इसको अक्लमंदी और मैच्योरिटी कहते हैं। मुल्क की बका के लिए, मुल्क और इन बेचारे शहरियों के लिए जिनको हर सतह पे हर कोई एक्सप्लॉइट करता है। सर वक्त खत्म हो गया। चौधरी साहब अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं जी कोई चले मैं इस बात के ऊपर खत्म करूंगी। नाजरीन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, पीडीएम अभी भी तगड़ी जा रही है, इनका मौकफ तगड़ा, इनके जलसे अभी तक लाइंड अप हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सब ने, पीपल्स पार्टी के तीन लोग जो जीते, नून के 2 जो जीते, एमडब्ल्यूएम के 1 सीट, जेयूआईफे के 1 जो जीते, सब हल्फ उठा चुके हैं। सो हल्फ उठाते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि ये नामंजूर है, ये सिस्टम और ये हुकूमत, तो और ये इलेक्शन भी नामंजूर था। सो हम तो समझने से कासिर हैं। आप ही अगर समझ चुके हों तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।